नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक सवाल के साथ, क्या अब अल मंदेब बनेगा हॉर्मूज? क्योंकि देखिए, दुनिया की सबसे अहम समुद्री व्यापारिक लाइफलाइन में से एक है बाब अल मंदेब, और जल जमरू मध्य एक बार फिर से वैश्विक चिंता का केंद्र बन गया है। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब के मुहाने पर मिसाइलें और ड्रोन तैनात कर दिए हैं। दावा यह हो रहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के बिजली नेटवर्क या फिर महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो रेड सी के इस रणनीतिक मार्ग को बंद करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। अब बाब अल मंदेब वो समुद्री रास्ता है जो रेड सी को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है, और यह मार्ग स्वेज नहर के जरिए यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के बीच व्यापार की धुरी माना जाता है। ऐसे में अगर यह तनाव बढ़ता है या फिर जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। रॉयटर्स रिपोर्ट्स की माने तो हूती विद्रोहियों ने यमन के तटीय और पहाड़ी इलाकों में मिसाइल और ड्रोन तैनात कर दिए हैं और वो कथित तौर पर आदेश मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इस घटनाक्रम ने तेल बाजार, शिपिंग कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत की चिंताएं बढ़ाकर रख दी हैं, क्योंकि देखिए, विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि अगर हॉर्मूज के बाद बाब अल मंदेब भी प्रभावित होता है तो दुनिया के दो बड़े ऊर्जा गलियारों पर एक साथ संकट खड़ा हो सकता है, और इससे तेल की कीमतें, माल ढुलाई लागत और सप्लाई चेन और इस पर जो है व्यापक असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर अब रेड सी और बाब अल मंदेब पर टिकी हुई है, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी अगर वाकई में बाब अल मंदेब को बंद कर दिया जाए। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो इस वक्त हालात बने हुए हैं इसके बाद आगे क्या परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका हिमांशी मैम इंडिया न्यूज पर। सबसे पहला तो सवाल यही कि क्या आप एनालिसिस कर पा रहे, क्या वाकई में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं और क्या वाकई में इस जंग में एक दूसरे पर काबू पाने के लिए अब एक और दायरा बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि बाब अल मंदेब जिससे बंद करने को लेकर जो कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या आगे स्थिति देख पा रही हैं आप? नमस्कार पुनीता जी। देखिए, जिस तरह के अभी हालात हैं तो युद्ध मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर आप हूतीज को भी इन्वॉल्व करते हो, देखिए हूतीज ईरान के प्रॉक्सी नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट सरकार चलाते हैं। अंसारुल्लाह जब यहाँ से वापस जा रहे थे, खामनेई साहब के जो शहादत हुई थी उसके बाद जब उनका नमाज जनाजा हुआ, उसके बाद जब वो वापस जा रहे थे तो उन पर पहला हमला सऊदी अरेबिया के द्वारा किया गया और उनके विमान को उतरने की इजाजत नहीं मिली थी और काफी हमले हुए थे। तो अगर आप हूती को छेड़ते हैं तो उनकी तरफ से जो पलटवार होता है बहुत भीषण होता है। 2015 में भी ऐसा हुआ था कि जब उन्होंने सऊदी अरेबिया की तेल रिफाइनरीज को बहुत हद तक तबाह किया था, और तब खुद सऊदी अरेबिया ने कोशिश की थी कि इनके साथ शांति समझौता हो जाए। अब आपने दोबारा से उनको छेड़ा है और उनके पास ये काबिलियत है कि वो बाब अल मंदेब को बंद कर पाए। देखिए, जब लाल सागर और हिंद महासागर जो है उसको जोड़ने के लिए जो अरब महासागर का रास्ता है, तो ये बाब अल मंदेब उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तेल का व्यापार तो कम होता है, लेकिन कमर्शियल शिप्स जो है उसका आने जाने का ये बहुत बड़ा रास्ता है। अगर ये रास्ता किसी भी सूरत में बंद होता है तो जो केप ऑफ गुड होप से होके आना पड़ेगा पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के, तो उससे इंश्योरेंस का पैसा बहुत बढ़ जाएगा। आपके शिपिंग कॉस्ट की जो लागत है वो बहुत बढ़ जाएगी, सामान आने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो ये सब चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि हूतीज को जितना कम छेड़ा जाए उतना इस समय ठीक रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हॉर्मूज की वजह से विश्व जो है तेल की कीमतों में बहुत उछाल देख रहा है। जी। और देखिए, क्योंकि देखिए पहले से अगर ऊर्जा संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है, क्योंकि राहत तब मिली थी जब यह कहा गया कि 60 दिनों तक अब ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत होगी और ये जंग जो है वो थमती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन एक बार फिर से जब हालात बिगड़े हैं और जब ये खबर सामने आती है कि हूती एक्टिव हो गए हैं और इसे लेकर अब बाब अल मंदेब बंद हो जाएगा, तो वाकई में चिंता का विषय तो है ही। लेकिन क्या वाकई में ऐसी संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है कि बाब अल मंदेब को बंद वाकई में कर दिया जाएगा? क्या इस जंग को फतेह करने के लिए, इस जंग को जीतने के लिए क्या किसी भी हद तक जाया जा सकता है?
देखिए, हूतीज जो हैं हाँ। पूरी तरीके से ईरान के कब्जे में नहीं है, हम्म। लेकिन वो समर्थन जरूर करते हैं ईरान का, लेकिन हम्म। पूरी तरीके से बाब अल मंदेब को बंद करवाना हम्म। हूतीज के बस में नहीं है। लेकिन होता क्या है, शिपिंग रूट्स पे जब मान लीजिए उन्होंने एक जहाज डुबा दिया, जैसा हमने पहले देखा था कि जब सुएज कैनाल में एक जहाज टेढ़ा ही हो गया था, उसकी वजह से काफी ज्यादा इस इंडस्ट्री को लॉस हुआ था। तो अगर वो बंद ना भी करें लेकिन किसी पे हमला करते हैं, तो जो शिप जहां है वो वहीं रुक जाएगा, और फिर शिपिंग रूट जो है चोक तो नहीं होगा, लेकिन हाँ स्लो हो जाएगा। और अगर स्लो होता है तो भी विश्व में एक ऑलरेडी हमारे पास देखिए हॉर्मुज का संकट है, अगर यहाँ पे भी संकट पैदा होता है, डिलेज होते हैं, तो जो शिपिंग लाइंस हैं, जो हमारे वहां से आने जाने वाली जो भी सामग्री है वो लेट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, देखिए जो सप्लाई चेन्स है वो बाधित होंगी, यूरोप और एशिया के बीच में जो भी व्यापार है वो बाधित होगा, जो हम पिछले 4 महीने से प्रॉब्लम झेल रहे हैं वो और बढ़ जाएगी, महंगाई और आर्थिक दबाव बढ़ेगा। तो जब इस तरह की चीजें होंगी तो भले ही वो पूरी तरीके से उसको बंद ना कर पाए, क्योंकि बहुत सारी नेवी है जो इनको बंद नहीं करने देगी। और पहले भी ऐसा होता था कि इंडियन जो कोस्ट गार्ड्स हैं या इंडियन जो नेवी है वो एस्कॉर्ट करती थी काफी हद तक, जब यहाँ पर सी पायरेट्स का जो बहुत ज्यादा हमला बढ़ गया था उस समय। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि इनसे निपटा नहीं जा सकता है, लेकिन इस समय विश्व अलग अलग मोर्चों पर बहुत सारे संकटों से जूझ रहा है, तो उनको नहीं चाहिए कि इस समय एक और संकट ऐसा पैदा हो जिससे समुद्री रास्ते बाधित हों। तो मुझे लगता है कि हो कंप्लीटली नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर ड्रोन अटैक करते हैं या किसी भी और तरीके से अगर शिप्स को परेशान करते हैं तो असर जरूर पड़ेगा। जी पुनीता जी। लेकिन जरा ये भी समझाइए मैम कि क्या वाकई में हूती इतने सक्षम हैं कि वो सैन्य रूप से बाब अल मंदेब को जो है वो बंद कर पाए? अगर वाकई में सक्षम है तो किन हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है उनके द्वारा? देखिए, सक्षम वो बिल्कुल है, उनकी हम्म। अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। हम्म। देखिए, अगर हम यमन को समझे तो वहां पर दो फाड़े हैं, जिसको एक को यूएन मान्यता देता है हम्म। और दूसरा ये जो इंडिपेंडेंट है। अब इनके पास इनकम के सोर्स कहाँ से आते हैं? उनके पास इनकम के हम्म। सोर्स भी आते हैं कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इनका बकायदा स्मगलिंग करके ये अलग अलग बांटते हैं। इनके पास ड्रोन्स बहुत अच्छे हैं, इनके पास मिसाइलें हैं, इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं। तो जब इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है तो जो कमर्शियल शिप्स हैं, देखिए उनके पास अपनी सेना नहीं होती है, वो अपना छोटे मोटे जो सैनिक होते हैं, नौसैनिक होते हैं, उनके साथ चलते हैं, तो वो सक्षम नहीं होते अपनी सुरक्षा करने के लिए। और उसमें हम्म। जब ये जो हुतीज हैं ये छोटी छोटी नाव लेके जाते हैं और उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, उनको मूव नहीं करने देते और हथियार बंद होते हैं। अब देखिए, कुछ समय पहले हमने देखा है कि जिस तरीके से हमले हुए हैं, चाहे हॉर्मुज के आसपास, ईरान ही नहीं निकलने दे रहा है, कुछ हमारे भारतीय नौसैनिक है उनकी भी मृत्यु हुई है। तो जब ठीक है। इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं तो हम्म। क्या होता है कि एक शिपिंग इंडस्ट्री में एक भूचाल आ जाता है, और वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम उनको ठीक है। क्रिएट हो, क्योंकि उनको बिजनेस करना है। तो हम्म। वो लड़ाई नहीं करना चाहेंगे। ठीक जी। है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखना यही होगा कि आगे परिस्थिति क्या बनती है। बहरहाल आप बने रहिए, मैं आपके पास लौट रही हूँ मैम, और आगे भी आपसे चर्चा करेंगे जारी। और आगे बढ़ते बात अब करेंगे ब्रिटेन की। ब्रिटेन में एयर शो का जलवा दिखने वाला है, जिसमें भारत का भी दम दिखाई देगा। देखिए, ब्रिटेन के प्रतिष्ठित फर्नबो इंटरनेशनल एयर शो 2026 में इस बार भारत की ताकत और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग का दम पूरी दुनिया जो है वो देखने वाली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL इस मेगा एयर शो में भारतीय रक्षा उद्योग का प्रतिनिधित्व करेगा और वैश्विक मंच पर भारत की एरोस्पेस क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। अब HAL ने यह साफ कहा है कि उसका लक्ष्य केवल अपनी तकनीकी ताकत दिखाना नहीं, बल्कि दुनिया की प्रमुख रक्षा और एरोस्पेस कंपनियों के साथ साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करना है। इधर फार्नबरो एयर शो को दुनिया की सबसे बड़े एरोस्पेस और डिफेंस योजनाओं में गिना जाता है, जहां रक्षा कंपनियां और एयरफोर्स निवेशक और नीति निर्माता एक मंच पर जुड़ते हैं। और HAL यानी कि GE एरोस्पेस, हॉनीवेल और सैफ्रन, इटॉन एरोस्पेस और मार्टिन बैकर और MBDA जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनियों के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की कोशिश भी करेगा। अब भारत के लिए यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देश ने
रक्षा उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है और स्वदेशी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और एवियनिक्स सिस्टम और एरोस्पेस प्लेटफॉर्म और आज वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना रहे हैं। इधर HAL के पास तेजस, डॉर्नियर और HTT 40 और कई उन्नत एरोस्पेस प्लेटफॉर्म का अनुभव भी है, जिसे दुनिया देख भी रही है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जी जुड़ी हुई हैं। मैम, क्योंकि आज देखिए ब्रिटेन में जो एयर शो होने वाला है उसमें भारत अपनी ताकत भी दिखाएगा और कहीं ना कहीं देखिए भविष्य के लिए भारत के लिए बहुत अच्छी तस्वीर भी साबित होने वाली है, अच्छा संकेत भी भारत के लिए। किस तरीके से आप इस एयर शो को भारत के लिहाज से देख रही हैं? पुनीता जी देखिए, जो फनबरो में हो रहा है ये एक महाकुंभ है, जहां पर विमानों का न सिर्फ प्रदर्शन होगा बल्कि अरबों खरबों के सौदे भी किए जाएंगे। और HAL जो है ये एक सरकारी एयरस्पेस कंपनी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। लेकिन अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो ये न सिर्फ भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना बल्कि जो इसरो है उसके लिए भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है। तो इसकी जो मेन ताकत है वो विमानों की डिजाइनिंग में है और मास प्रोडक्शन में है। तो देखिए, जब हम तेजस की बात करते हैं जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, हम प्रचंड की बात करते हैं या ध्रुव की बात करते हैं, तो जब इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आप अपनी दमखम को दिखा पाते हैं तो जो वहाँ इंटरनेशनल बायर्स होते हैं वो समझते हैं कि हाँ, आप में ये कैपेबिलिटी है कि वो आपको ट्रस्ट कर सकें। और दूसरी एक चीज है कि भारत के जो साजो सामान है डिफेंस से रिलेटेड, उसमें नो स्ट्रिंग्स अटैच की एक पॉलिसी होती है कि यानी आप अगर हमसे सौदा कर रहे हैं तो राजनीतिक आप पे कोई दबाव नहीं होगा। जबकि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज से कुछ लेते हैं तो उसमें राजनीतिक दबाव एक बहुत बड़ी चीज होती है कि अगर आप ब्रिटेन से कुछ खरीद रहे हैं या आप किसी और चीज से खरीद रहे हैं तो उनके साथ कंडीशन अटैच होती है। उसके अलावा भारत में जो बने हुए साजो सामान है वो बहुत सस्ते होते हैं। तो जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स में जाते हैं जहां पे लॉकहीड मार्टिन हो गया, आपका जी स्पेस हो गया, हनीवेल हो गया, और उनके साथ मिलकर अपनी काबिलियत दिखाते हैं, तो हम एक और चीज जो विदेश को बता पा रहे हैं वो ये है कि संप्रभु देश तभी होता है जब अपने डिफेंस प्रोडक्शन पे काबू कर सके या उसको प्रोड्यूस कर सके। तो इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने की जर्नी ऐसे प्लेटफॉर्म्स में एक बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई जा सकती है। जी पुनीता जी। और बिल्कुल देखिए, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो लगातार पहल की जा रही थी और लगातार इस दिशा में जो कदम उठाए गए, अब माना यह जा रहा है कि अब रक्षा क्षेत्र में भारत बाकी देशों की तुलना में काफी मजबूत स्थिति में है। आप क्या आकलन कर पा रही हैं? क्योंकि हमने बीते सालों में जो स्थिति देखी है, कई ऐसे हथियार हैं और कई ऐसी चीजें हैं जो आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए हैं। इसके बाद अब पहले की मुकाबले भारत की स्थिति रक्षा क्षेत्र में आप कैसे देख पा रही हैं? देखिए, भारत की जो सेना है वो चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है और पिछले 5-6 सालों में जो हमारी स्थिति है वो काफी बेहतरीन हुई है। जिस तरीके से ब्रह्मोस के लिए अब हम देख रहे हैं कि लाइनें लग रही हैं, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो चाह रही हैं कि हम उनको सम्मान दें। तो पहले तो हम छोटी जैकेट्स और हेलमेट्स वगैरह उस तरह की चीजें देते थे, लेकिन जब आप मिसाइलें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब आप हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक तो आपकी साख बहुत बढ़ जाती है। अब आप फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, इनके साथ जो है टेबल पे बैठ के बात कर सकते हैं। पहले आप सिर्फ इनसे इंपोर्ट करते थे, उससे क्या होता था कि आपकी जो विदेशी मुद्रा है वो आपको बहुत देनी पड़ती थी और आपके पास जो डिपेंडेंसी है वो इसलिए बढ़ जाती थी इनके ऊपर कि कई बार ये लोग आपको सामान तो देते थे लेकिन टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर नहीं होता था। और उसकी वजह से हमारे जो सैनिक हैं उनको तकलीफ होती थी कि ऑपरेशन जो है, ऑपरेट कैसे करना है, उन सब चीजों को समझने के लिए समय लगता था। लेकिन जब आप खुद बनाते हैं, वो टेक्नोलॉजी खुद आपकी डेवलप होती है, तो वो एक बहुत बड़ा एज आपको मिल जाता है। दूसरा, जो इंडियनाइजेशन हो रहा है इस समय, तो 5000 से ज्यादा ऐसी चीजें हैं जिनकी सूची जो भारत में सरकार ने जो दी थी उसमें कहा गया था कि अब विदेशों से आप ये सामान नहीं खरीद पाएंगे, प्रतिबंधित है। तो यानी आपको वो देश में बनाना ही पड़ेगा, और अगर बनाना पड़ेगा तो आप टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। उसके अलावा देखिए, जो निजी क्षेत्र है अब वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। आपके पास टाटा है, आपके पास भारत फोर्ज है, तो इस तरह की जो कंपनीज हैं वो जब आपके लिए हथियार बनाती है तो देशी तौर पे जब उनकी जो लॉयल्टीज है वो अपने देश के साथ जुड़ी हुई हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बेहतर चीजें बना पाती है, अपने आप रोजगार बढ़ता है, हमारी इकोनॉमी मजबूत होती है डिफेंस के साथ साथ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और जब ग्लोबल डिमांड बढ़ती है आपकी, तो आपका
कद जो है रणनीतिक तौर पे भी बढ़ता है। जी पुनीता जी। लेकिन जरा ये भी समझाइए, क्योंकि क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि 5 से 10 वर्षों में जो भारत है वो रक्षा निर्यात के क्षेत्र में बाकी देशों की तुलना में मजबूत स्थिति में जो है जगह स्थापित कर पाएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या क्या चुनौतियां आप देख पा रही हैं भारत के सामने आ सकती हैं? देखिए ये सिर्फ एक हथियारों की प्रदर्शनी नहीं है जो फनवरों में हो रहा है, ये B2B है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस है। तो यहाँ दुनिया को हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो ये है कि हम पश्चिमी तकनीक के साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे हम इंजन बहुत अच्छे नहीं बना पा रहे हैं। हमने तेजस के केस में देखा था कि जो हमको इंजन GE से इंपोर्ट करने थे और उन्होंने नहीं दिए, जानबूझ के डिले किया था कि भारत सक्षम ना हो जाए। देखिए ये जो हम इराक में भी देख रहे हैं, ईरान के युद्ध में भी देख रहे हैं, तो भले ही लड़ाई ईरान के साथ चल रही है, लेकिन उसका एक लक्ष्य भारत, चाइना और रशिया भी है। जो भी अमेरिका के समकक्ष खड़ा होना चाहता है, अमेरिका उसको चोक करने की कोशिश करता है, और यही हमने तेजस के इंजन्स के उसमें देखा था जो डील हुई थी। इसलिए भारत के लिए जो चुनौती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इस समय, वो ये है कि ऐसे इंजन्स डेवलप किए जाएं जो हमारे हेलीकॉप्टर्स और जो ठीक। हमारे फाइटर क्राफ्ट्स हैं उनमें लग पाए। दूसरा ठीक है। टेक्नोलॉजी ऐसी हो, अगर आप एमका वगैरह कुल बना रहे हैं, मिलाकर मैम ये भी टेक्नोलॉजी। देखना होगा कि जब आज एयर शो होता है तो वहां पर भारत की ताकत तो दिखती ही है, और ये भी देखना होगा कि वहां से क्या कोई बड़ी डील या फिर कोई ऐसी चीज वहां से निकलकर सामने आती है जो भारत के लिए गेम चेंजर भी साबित होगी। बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। ट्रंप के निशाने पर ईरान का पिक एक्स माउंट